चलिए आज की क्लास है पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि। कल हम लोग देखे थे 35 पृष्ठ तक हो गया था। आज है 36 पृष्ठ, प्राकथन पे थोड़ा सा शेष रह गया था, उसको आगे देखते हैं। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि। पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन की विधि क्या है? व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है। अल्पकाल माने थोड़े समय में ना, अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्वोक्त लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान कर लें। कितने पूर्वोक्त लिखित साधन बताए गए थे? 6। पीछे ही पढ़े थे हम लोग ना कि जो 6 संसाधन है, जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी को क्या किया गया है, संक्षेप में किया गया है, सुव्यवस्थित किया गया है। तो कह रहे हैं कि संज्ञा, प्रत्याहार और पूर्वोलिखित माने जो हम लोग पहले पढ़े हैं, 6 संसाधन ही पढ़ रहे थे ना, तो पूर्वोलिखित संसाधनों का सम्यक ज्ञान कर लें। संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में किया जा चुका है। संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में किया जा सका। पहले हम लोगों ने संज्ञा देखा ना, पीछे पढ़ रहे थे ना, संज्ञा ही पढ़ा गया है। जैसे टी संज्ञा थी, उपधा संज्ञा थी ना, शवड़ संज्ञा थी। जो पीछे हम लोगों ने संज्ञा देखा, तो उसी को कह रहे हैं अब इसमें कि उनके अध्ययन की विधि क्या है। संज्ञा इत्यादि को देखें। इसके पश्चात कह रहे हैं कि संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में किया जा चुका। पूर्व माने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं, मतलब प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं। तो जैसे ल्युट प्रत्यय है, तो ल्युट में क्या होता है, ल का लश को तद्धिते से लोप होगा, ट का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप किया जाता है। क्या बचता है, यू को अनादेश होता है। वही कह रहे हैं कि इसके पश्चात माने बाद, इसके बाद किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार से सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है। माने एक सूत्र से कैसे दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुवृत्ति मतलब कई बार हम लोग पढ़ते थे, संधि पढ़ रहे थे या फिर देखिए समास पढ़ रहे थे, तो पीछे के सूत्रों से क्या लिया जा रहा था, अनुवृत्ति ले रहे थे ना। और पीछे के सूत्रों से अनुवृत्ति माने उधार लेना एक तरह से, ठीक है। प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी गई है, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यय में पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जोड़ने के उपयोग में आने वाला, कितना अंश। जैसे ड़ेत प्रत्यय है, उदाहरण दिया ना, ड़ेत में ड़ का लोप किससे होगा, ड़ के लिए चुटू आया था ना, च वर्ग और ट वर्ग का लोप करेगा, तो इसमें ड़ का लोप हो जाएगा, त का हलंत्यम से हो जाएगा, क्या बचेगा, या बचेगा। वही कह रहे हैं कि क्या आपको पहले ये देखना चाहिए कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाला है। क्षत्रिय प्रत्यय है, श का लोप होता है, त का इधर अ शेष बचता है ना, क्षत्रिय सानच हो गया, श का लोप होता है, लशक तद्धिते से ना, सानच च का इधर लोप होता है, आन शेष बचता है। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्यय में पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में है, मतलब कितना चीज़ें जुड़नी चाहिए। जैसे ड़ेत प्रत्यय चुटू सूत्र से आदि में आने वाला ड़ हलंत्यम सूत्र से त लुप्त हो जाने पर केवल यह शेष बचता है। देखिए वही कह रहे हैं ना, आदि में ड़ है तो उसका किससे लोप होगा, चुटू से होगा, और त का किससे हो जाएगा, हलंत्यम से हो जाएगा ड़ेत में, तो क्या शेष बचेगा, यह शेष बचेगा। पुनः यह देखना चाहिए कि इस प्रत्यय में पहले जुड़ना है या पीछे या बीच में। ये देखना है कि पहले जोड़ना है, पीछे जोड़ना है या बीच में। देखिए यहाँ नियम बता रहे हैं। इस संबंध में एक ही नियम है, प्रत्यय परस्य पर माने बाद में, प्रत्यय कब जुड़ते हैं, परस्य माने बाद में। देखिए यहाँ से प्रत्यय की शुरुआत हुई 3-1-1 से 3-1-2 तक ना, 3-1-1 से 3-1-2 तक।
अर्थात प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते हैं, यही कहना ना, प्रत्यय हमेशा बाद में ही जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय, तद्धित में वो भी पूरा प्रत्यय नहीं, तद्धित में केवल एक प्रत्यय ऐसा है, एक प्रत्यय है जो बहुच, ऐसा बहुच प्रत्यय है। ईसद समाप्ति अर्थ में शब्द पहले जुड़ता है। ईसद समाप्ति के अर्थ में शब्द पहले, बहुतृण आदि, जैसे बहुतृण आदि, बहुतृण में बहुच प्रत्यय है, उसी को बता रहे हैं। तो इसमें बहुतृण में बहुच जो है पहले दिख रहा है ना, तो कह रहे हैं कि जो बहुतृण आदि है केवल एक प्रत्यय ऐसा है जो, वो भी तद्धित प्रत्यय जो पहले जुड़ता है, बाकी सारे प्रत्यय कब लगते हैं, बाद में लगते हैं। फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय को जुड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस प्रकार का विकार आवश्यक है। ये देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय जुड़ता है उसमें अनुबंधों के कारण किस प्रकार का विकार आवश्यक है, किस तरह से विकार होता है। जैसे अचोड़िति, अचोड़िति अर्थात ऋति माने ईत और ऋत प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि कर देते हैं। जहाँ ईत प्रत्यय लगते हैं और ऋत प्रत्यय लगते हैं तो बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले, पूर्व माने पहले, ये प्रत्यय बाद में लगेगा लेकिन जो पहले वर्ण होगा उसके स्वर की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। जैसे हरि को हार बनाते हैं हम लोग ना, हारे इत्यादि बनेगा तो हरि के आगे ड़त है, हरि इस सूत्र के अनुसार हरि के आगे क्या है, ड़त है। ड़त आने पर हरि के री है तो री को वृद्धि होता है तो आर हो जाता है। तो हरि को हार हो रहा था ना, जैसे हम लोग उसमें देखिए कर रहे थे प्रत्याहार में ना, हरि को क्या कर दे रहे थे, हार कर दे रहे थे। तो वृद्धि करने पर कह रहे कि बाद में यदि ड़या हो, वैसे प्रत्याहार में हार के बाद क्या प्रत्याहार पूरा हो जाए ना, इसके बाद यदि या हो ना, जैसे चौहार्य है ना, तो कह रहे हैं चौहार्य, तो चौहार्य में क्या हो जाएगा, यह प्रत्यय, चौहार्य हा भी मिल रहा है, र और यह अंत में है कि नहीं है, अंत में यह जो ड़त प्रत्यय वाला है तो ड़त में ड़ का लोप होगा और ता का लोप होगा, शेष क्या बचेगा, यह बचेगा। अब ये कह रहे हैं कि ड़त में हरि के स्थान में री जो है उसको आर हो जाएगा तो हार बन जाएगा, चौहार्य बनेगा ना। और अंत में अर्थ समझने के लिए कि हेतु से प्रत्यय लगा है, इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन करे तो अल्पकाल में ही साधारण कोटि का व्युत्पन्न हो सकता है। अल्पकाल माने थोड़े समय में ही कोई व्याकरण का अध्ययन कर सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, कैसी बातों का, ये बताए, संज्ञा को पहले पढ़िए, प्रत्याहार को पढ़िए, प्रत्यय कब लगता है इसका ध्यान दीजिए, यही बताए ना। और प्रत्यय में कितने अंश जुड़ते हैं, कितने नहीं जुड़ते हैं, हमको ये सब देखना है। कहाँ जो है स्वर को वृद्धि हो जा रही है, जो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए क्या करेगा, पढ़ेगा। तो बाबूराम सक्सेना का कहना है, या पाणिनि भगवान ऐसा कहते हैं कि वो अल्पकाल में ही साधारण कोटि के व्युत्पन्न हो सकता है, माने अल्पकाल में ही व्याकरण को सीख सकता है ना, थोड़े समय में व्याकरण को सीख सकता है। यहाँ जो समझाने लायक था थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, वैसे आप लोग पकड़ लिए होंगे, बहुत कठिन तो नहीं था। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे लिखा है अचोड़िति, लिखा है ना, ईत तथाड़ित बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अंग के स्वर को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, अंग के स्वर को वृद्धि हो जाएगी। हरि के आगे ड़त है, हरि के आगे क्या है, ड़त है, तो हरि धातु है, मान लीजिए ऐसे, अभी बस समझिएगा। ये देखिए ह है और ह में इसमें र लगा, हरि धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ड़त प्रत्यय है। ऊपर ये बताए कि कुछ अंश ऐसे हैं, आपको ये भी समझना है कि कितने अंश इसमें जुड़ते हैं।
तो ड़ के लिए हम क्या करेंगे, किस सूत्र से लोप करेंगे, चूटू से। चूटू कहता है कि यदि च वर्ग हो और ट वर्ग हो वो भी आदि में, हम लोगों ने इसको संज्ञा में पढ़ा था। यही देखिए पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि क्या है, तो पहले संज्ञा पढ़ना चाहिए। जब हम संज्ञा नहीं पढ़े रहेंगे तो ये जान नहीं पाएंगे कि ड़ का लोप किससे करेंगे, इसीलिए नियम बताए कि पहले आप संज्ञा को पढ़ें ना। सबसे ऊपर ही देखिए कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए, अल्प माने थोड़े समय में समझने के लिए विधि यह है, विधि क्या है, संज्ञा पढ़ें। तो देखिए नियम यही दिया भी गया, पहले संज्ञा पढ़ा गया, प्रत्याहार पढ़िए, संज्ञा पढ़िए, फिर पूर्वोक्त लिखित 6 संसाधन पढ़िए। पूर्वोक्त लिखित क्या, जो हम लोगों ने 6 संसाधन को देखा था, यहाँ मिला था ना 6 संसाधन, कौन कौन से थे, हाँ, प्रत्याहार, अनुबंध, गण ना, संज्ञा, अनुवृत्ति, जगह जगह पर कई सूत्रों के लागू होने के लिए पूर्वत्रा सिद्धम आया था ना, और सदृश नियमों और परिभाषाओं की स्थापना, यही 6 संसाधन बताए गए थे। तो कह रहे हैं कि इसमें आपको संज्ञा इत्यादि पढ़ना चाहिए, प्रत्याहार पढ़ना चाहिए, पूर्वोक्त लिखित साधन, वही जो 6 संसाधन पीछे बताए गए। अब देखिए हम लोगों ने वहाँ पढ़ लिया था, हलंत्यम को जान गए। हलंत क्या करता है, जो संज्ञक वर्ण रहता है उसी का लोप इत्यादि कार्य करता है। तो यहाँ से ता का हलंत्यम से लोप हो गया, यहाँ क्या बचेगा, या शेष बचेगा ना। और अब ये आपकी इस पंक्ति को समझिएगा, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो प्रत्यय कब लगता है, परश्च, परश्च माने बाद में। अभी हम लोग आगे जब पीछे पढ़ रहे थे, जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कह रहे थे प्रत्यय आगे जुड़ रहा है। आगे बाबूराम सक्सेना के आगे कहने का मतलब वही है बाद वाला, आगे मतलब वो क्या कह रहे हैं, बाद में। देखिए यहाँ सूत्र के माध्यम से बता रहे कि परश्च माने बाद में लगेगा, जो प्रत्यय बाद में लगेगा, प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते, यह केवल तद्धित एक प्रत्यय है जो ऐसा इस तरह से बहुतृण इत्यादि में जुड़ा है, जो आगे लगा है। तो आद्यंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाएगी, अंग के क्या हो जाएगी, स्वर के वृद्धि हो जाएगी। अब अंग क्या है, अंग के स्वर की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा स्वर हरि में क्या है, रा है ना, और रा में आ है ना भाई, हरि है, रा है, आ है कि नहीं, तभी तो बना हुआ है। तो कह रहे री को अर होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वृद्धि होगी भाई। अर होता है तो गुण होता है, वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जहाँ री है वो अर की जगह क्या बनेगा, आर बनेगा। यही आर चौहार इत्यादि में ड़त प्रत्यय लगता है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले रहेगा वो उसको क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आर है, अब यहाँ ये क्या बन जाएगा, हर बनेगा ना, और आगे या है, यही रखो रे, हारे चौहारे इत्यादि बनता है। चौहारे में ड़त प्रत्यय हो जाता है। यही कह रहे हैं कि आने पर हिरी के री को, चूँकि क्या है ना, अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। जो पहले के अंग हैं वो जो स्वर रहेगा उसको क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो री को आर हो गया। ठीक, अंत में अर्थ समझने के लिए हेतु प्रत्यय लगता है, इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय, इसका विशेष विवेचन करना चाहिए। इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा समझाने लायक था नहीं, मुझे लग रहा था कि यही बता देना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ मुझे लगता है कि प्राकथन वाला भाग समाप्त हुआ। अब हम आगे शुरू करते हैं वर्ण विचार। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे हम देखते हैं वर्ण विचार।